मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे फिजिक्स की, तो हम लोग देखेंगे आज की वीडियो में ओम का नियम। ओम का नियम से बात करने से पहले हम बात करेंगे ओम के बारे में। देखिए, ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम था। जॉर्ज साइमन ओम था। ये एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। इनका जो था 16 मार्च 1789 ईस्वी को एलर्गन नामक स्थान पर हुआ था, जो जर्मनी में स्थित, इसको कहते हैं एलर्गन, ऐसे इनका नाम है एलर्गन। ये जर्मनी में स्थित है। इनका जन्म हुआ था 16 मार्च 1789 या 16 मार्च 1789। तो इनका जन्म हुआ और ये सन 1826 ईस्वी में अपने नियम की खोज किए थे, जिसे हम लोग कहते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, देखिए ओम का नियम कहता है क्या है। ओम का नियम ये कहता है कि किसी भी चालक में यदि आप धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें एक उत्पन्न होगा प्रतिरोध, यानी कि उसमें धारा जो होगी वो बहेगी और उसके सिरों के मध्य जो विभवांतर होगा उसके समानुपाती बन जाएगा। लेकिन जो होता क्या है कि उसमें कुछ कारक होते हैं जो उसको प्रभावित करते हैं। जो हम धारा पूर्णतः पूरी भेजते हैं वो पूरा हमको आता नहीं है, यानी कि उसमें कोई चीज ऐसी है जो इससे विरोध करिए, तो हम कहते हैं प्रतिरोध। तो ये ओम जो बताए थे सन 1826 ईस्वी में इसको बताए थे। उसके बाद इनकी मृत्यु 1856 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु हो गई थी म्यूनिक नामक स्थान पे, ये भी जर्मनी में स्थित है। तो ये एक बहुत प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री रहे हैं। तो ये एक इनके जीवन का रहा। अब बात करते हैं लोग ओम के नियम के, यानी ओम जी ने कहा क्या था। तो सबसे पहले ओम का नियम बात करते हैं। तो देखिए, ओम का नियम होता है कि यदि किसी भी चालक की समस्त भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप नियत रखी जाए तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि किसी चालक के दो सिरों में, मान लीजिए जैसे एक चालक है इतना बड़ा, इसे हम यहाँ धारा प्रवाहित करते हैं आई, तो ये जो चालक के दोनों सिरे हैं इसके मध्य उत्पन्न होता है विभवांतर, जो मैं पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ विभवांतर क्या होता है। तो विभवांतर है, ये विभवांतर उत्पन्न होता है तो ये होता है कि V प्रोपोर्शनल टू आई, यानी कि ये समानुपाती होता है। यानी कि ओम का नियम यही कहता है किसी चालक के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर चालक में बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यदि हम ये जब ये हटाएंगे समानुपाती चिन्ह कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट क्या होता है R, तो मिलता है V इक्वल टू RI। देखिए जो R है, R एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं या ओम सूचक कहते हैं, या ओम सिंबल कह देंगे या चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो देखिए जब हम इसे ब्रैकेट के R क्या है तो R बराबर हो सकता है V अपान I, यानी हम कह सकते हैं किसी चालक के उत्पन्न दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और बहने वाली धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध कहते हैं। तो बात करते हैं प्रतिरोध होता क्या है। सबसे पहले इसके होते हैं तो हम परिभाषा लिखते हैं वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध ये क्या होता है, तो किसी भी चालक में, अभी मैं बताया पीछे कि विभवांतर और धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं, लेकिन ये तो इसका अनुपात है। लेकिन हम इसको बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि किसी चालक का वह गुण जो धारा के बहने का विरोध करे उसका प्रतिरोध कहलाता है। यानी अगर धारा बह रही है और इसका जो विरोध करता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। तो प्रतिरोध को हम लोग दिखाने के लिए ऐसे प्रयोग करते हैं सिंबल, और प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्योंकि इसकी खोज की थी जॉर्ज साइमन ओम ने, इसके उनके सम्मान में हमको इसका नियम दिया ओम का नियम। तो इसका सिंबल होता है ओम, जिसे हम दिखाते हैं ओमेगा से। ठीक है, ओमेगा से, यानी हम कह सकते हैं अगर हम परिभाषा देखें ओम की, तो अगर ये एक ओम हम मानते हैं, इसका जो होता है 1 वोल्ट विभवांतर का और 1 एम्पियर धारा बल, यानी कह सकते हैं यदि किसी चालक के दो सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर 1 वोल्ट हो तथा उसमें धारा 1 एम्पियर की प्रवाहित हो तो चालक में उत्पन्न प्रतिरोध 1 ओम होगा। तो ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग ओम का नियम। ओम का नियम क्या कहता है, तो ओम का नियम क्या कहता है, यदि किसी चालक की समस्त भौतिक अवस्थाएं नियत रहे तो चालक में बहने वाली धारा उसके सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होती है, यानी V प्रोपोर्शनल टू I।
तो अगर हम देखें इसको फिगर द्वारा, तो हमारा मान लीजिए कि ये एक सिर है, ये चालक है, दो सिरे हैं, सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर डी है और प्रवाहित धारा आई है। अगर हम इससे ऐसे दिखाते हैं ग्राफ के रूप में, तो हम कह सकते हैं कि अगर ये विभवांतर है, तो हमारी ये धारा बह रही है और ये विभवांतर है, इसके मध्य होगा हमेशा अगर ये भौतिक अवस्था नियत रहे, प्रतिरोध है आर, ये हमेशा नियत रहेगा। इसे हम कह सकते हैं धातु, ये हमेशा नियत रहेगा। तो ये जो अंगनी हो गया। अब देखते मान लीजिए कि कोई चालक है जिसके सीओ के उत्पन्न विभवांतर भी था और धारा आई बह रही है। अब जब प्रतिरोध उत्पन्न होता है वह किसी चालक के बिंदु को मान लेते हैं ऐसे, इसे ऐसे प्रोसेस करते हैं, हम लोग दिखाते हैं आर से। अगर ऐसे मान लीजिए कई चालक हो तो प्रतिरोध धीरे धीरे बढ़ेगा, तो कभी क्या होता है अगर प्रतिरोध बढ़ते जाए तो खत्म हो सकता है, तो हमारे बहने वाली धारा का वैल्यू खत्म हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि वो देखते हैं कि संयोजन करते हैं, प्रतिरोध का संयोजन। तो कैसे करते हैं, इसके संयोजन की दो विधियां हैं, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पहला होता है श्रेणी क्रम, दूसरा होता है समांतर क्रम। यार दो क्रम है जोड़ने के प्रतिरोधों को, तो इन दोनों श्रेणियों से हम जोड़ के प्रतिरोध को बचा सकते हैं या प्रतिरोध को कम कर सकते हैं। इसके पहले हम बात करते हैं किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध की, यानी कि इस पर निर्भरता क्या होती है ये देखते हैं। अभी पहले देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, तो यानी कि चालक किस पर निर्भर करता है। यदि देखा जाए लंबाई आई, अगर मान लीजिए इतने लंबा है, इसके चालक सिरे हैं, इसमें भी विभवांतर है, जो विभवांतर होगा दूर जब बड़ा होगा तो विभवांतर बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आवेश होता है यहाँ से लेके यहाँ तक कार्य करना पड़ेगा आवेश को आने में, तो ये आर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि जो आर है यह लंबाई के समानुपाती होता है, यानी जो यल है इसके समानुपाती आता है। यानी हम कह सकते हैं किसी चालक में के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रतिरोध उस चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। दूसरा कंडीशन आता है हमारे पास, अगर इसका क्षेत्रफल देखें, तार का क्षेत्रफल अगर इतना वाली बड़ा हो, बढ़ता जाए क्षेत्रफल, तो इसमें धारा ज्यादा जाएगी, तो क्या होगा कि ये इसके व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं किसी चालक के दो सिरों के मध्य उत्पन्न प्रतिरोध चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। अगर हम इसको मान लें समीकरण 1, इसको मान लें समीकरण 2, तो हम दोनों समीकरण को एक साथ जोड़ देते हैं तो मिलता है आर प्रोपोर्शनल टू यल अपन ए। फिर ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं हम लोग, वाटा एक कांस्टेंट जिसे हम लोग रो से, रो एल अपन ए। तो जो ये रो है ये भी एक समानुपाती नियतांक है जिसे हम लोग 4 अंक है। हम रो बराबर क्या करते हैं, नीचे रहते हैं, रो बराबर आता है हमारा आर ए अपन, यहाँ जाता है और ये नीचे आता है, तो आर ए अपन यल। इसका मात्रक क्या होता है, ओम इंटू मीटर। इसका क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर और इस लंबाई का मात्रक मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर ऐसे होता है, हमारे पास बचता है मीटर। तो हम क्या कहते हैं कि क्षेत्र विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। अब देखते हैं विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। बीमा क्या होती है, बीमा क्या बात करें विशिष्ट प्रतिरोध के बीमा की, तो अगर हम इसको देखा भैया हमारे पास निकाला था ओम और फिर ये मीटर, ये निकाला था। हम लोग देखें इस विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा से हम लोगों को बीमा निकालने की विधि बताते रहे और अच्छी तरह से बीमा निकालने की समझा भी रहे। देखिए पहले हम इसको क्या करते हैं, सिंबल के रूप लिखते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध को दिखाते हैं हम लोग रो से, और ओम को दिखाते हैं ओमेगा से, मीटर को दिखाते हैं यम से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा, दूसरे देखते हैं। ओम मीटर को दिखाते हैं, ओम को दिखाते हैं ओमेगा से। ओम बराबर क्या होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर इंटू, अब क्योंकि मीटर हमारे पास है मीटर, ध्यान से देखिए ये वोल्ट कहां से आ गया हमारे पास। तो अगर हम देखें इसको तो हमारे पास मिलता था I इजकल टू R इजकल टू V अपन I। तो V का वोल्ट होता है और I का एम्पियर होता है मात्रक। हम देखें इधर क्या लिख सकते हैं कि रो बराबर V अपन I इंटू एम। अब जो वोल्ट है, जो वोल्ट बराबर होता है जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम इंटू एक मीटर हमारे पास ऑलरेडी। फिर नीचे हम देखते हैं एम्पियर है,
ठीक है, देखते हैं रो बराबर जे अपान सी अपान आई इंटू एम, जूल प्रति कूलम अपान एम्पियर इंटू मीटर। या क्या, अगर जूल बराबर क्या होता है, जूल बराबर मिलता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन मीटर अपान कूलम इंटू मीटर। ऑलरेडी हमारे पास एक सबका अभी एम्पियर हमारे पास मीटर पड़ा हुआ है, एम्पियर। और इधर देखें हम लोग तो रो बराबर हमारे पास मिलता है न्यूटन इंटू मीटर अपान कूलम इंटू मीटर। अब देखते हैं न्यूटन इंटू मीटर अपान कूलम इंटू मीटर अपान एम्पियर। देखिए इधर एन न्यूटन, एम मीटर, फिर अपान कूलम, फिर मीटर, फिर एम्पियर। यहाँ मिला न्यूटन और क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण, यानी कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो इसको तोड़ते हैं तो हमको मिलता है इधर एम ए अपान सी एम ए स्क्वायर, द्रव्यमान गुणे त्वरण गुणे कूलम है तो कूलम और मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो दोनों मीटर हम लोग स्क्वायर कर दिए। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं ये द्रव्यमान है, त्वरण पर बताओ वेग परिवर्तन बट्टा समय, वेग परिवर्तन बट्टा समय, फिर इधर मीटर। ये हम इधर देखते हैं तो वेग परिवर्तन भी से दिखाते हैं, द्रव्यमान को एम से दिखाते हैं और इस मीटर को एम स्क्वायर दिखाते हैं। और इस सबका भी इधर हमारे पास जो कूलम है ये कूलम हो गया, और ये टी आगे समय का मात्रा, क्योंकि यहाँ पे हमारा अभी सबका मात्रा कूलम है, एक और कूलम यहाँ पड़ा हुआ हमारे पास ऑलरेडी। उसके बाद हम बात करते हैं इधर एम्पियर, फिर नीचे आ गया। अगर वेग बराबर होता है तो विस्थापन बट्टा समय, लेकिन एक समय यहाँ पे था और वेग में जो समय आया वो समय स्क्वायर हो गया, ये समय स्क्वायर और द्रव्यमान हो गया। और ये समय का विस्थापन और वेग बराबर विस्थापन बटा समय, ये विस्थापन हो गया और समय का स्क्वायर हो गया, ये मीटर स्क्वायर, और सबका बटा भी एम्पियर पड़ा हुआ है। अगर हम देखें फिर इधर हमारे पास अभी क्या है कूलम, यहाँ पे क्या है कूलम सी है अभी। इधर हम देखते हैं एम डी से विस्थापन को दिखाते हैं, एम स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, और ये कूलम क्या है और ये पड़ा हुआ है। इधर क्या हमारे पास है समय का स्क्वायर, और ये क्या है आई धारा। अगर हम देखते हैं इधर सबका सिंबल हमको मिल गया है, द्रव्यमान को एम से दिखा रहे हैं, विस्थापन को डी से, ये हमारे पास एम स्क्वायर हो गया, मीटर जो स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास आ गया ए, यानी क्या है ये विद्युत, और कूलम ये हमारे पास कूलम आ गया सी। फिर हम लोग बात करते हैं टी स्क्वायर, ये समय का स्क्वायर था, और ये आई धारा है। अगर हम इन सबको गुणा करते हैं तो इसका गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा, तो आएगा हमारे पास आई टी स्क्वायर, आई टी स्क्वायर आ गया। और फिर इस आई में एफ सी होता है, सी इक्वल टू होता है आई टी, क्यू इक्वल टू हमारे पास प्राप्त होता है आई टी, यानी कि सी बराबर होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। तो क्या करते हैं इसको गुणा करते हैं, तो एम्पियर से एम्पियर गुणा करें तो एम्पियर स्क्वायर हो जाएगा, और टी है 2 है और 1 से गुणा करें तो टी पावर 3 हो जाएगा, एम इंटू डी हमारा मिला, और एम स्क्वायर। अब देखिए ये सभी मूल राशियां, ये द्रव्यमान मूल राशि है। जैसे कि हम एसआई पद्धति के अनुसार जानते हैं कि हमारे पास 7 मूल राशियां होती हैं, तो देखते हैं 7 मूल राशियां में है कि नहीं। तो द्रव्यमान होता है एम, एल ए विस्थापन क्या है कि लंबाई है, तो ये भी क्या है एक मूल राशि है। तो इसका बीमा यल होता है, और इसकी लंबाई की यल होता है मीटर की। तो हमारे 3 एल मिल गया, यानी कि एल क्यू मिल गया हमारे पास। और एम को हमेशा द्रव्यमान दिखाते हैं, और बीमा कौन सा बड़े कैपिटल में ब्रैकेट में दिखाते हैं। अब देखिए कितना हमको प्राप्त होता है भाई, आई स्क्वायर बीमा ए स्क्वायर हो गया, और समय टी है तो 3 का बीमा टी का हो गया, ये आ गया। अब इसको सबको क्या करता हूँ एक पास लगते हैं, क्या मिलता है हमको एम एल क्यूब टी के पावर -3 और 1 स्क्वायर, ऐसा हम लोग बीमा है। तो ये क्या विशिष्ट प्रतिरोध की हमारे पास प्राप्त होती है एम एल क्यूब टी के पावर -3 ये स्क्वायर। तो बीमा निकालने की शॉर्टकट विधि है। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध को ये बीमा निकल गया, तो ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में प्रतिरोध के संयोजन की विधि, क्योंकि वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए अगली वीडियो में बात करेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के संयोजन या संयोजन की विधि प्रतिरोध के। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।